एवरीवन, एज यू ऑल नो कि 31 बिहार जुडिशल सर्विस एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आ चुका है। लेकिन सब लोग इस बात से परेशान हैं कि कब इसका डेट अनाउंस होगा एग्ज़ाम का, जो कि अभी तक नहीं हुआ है। और बहुत से लोग कंफ्यूज हैं कि अभी 2020 में एग्ज़ाम इसका होगा कि नहीं होगा। तो कंट्री में जो सिचुएशन है उसको देख करके इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम लग रही है कि एग्ज़ाम जल्द होगा। लेकिन फिर भी बहुत लोगों का जो ये क्वेश्चन है कि क्या अभी हम पढ़ें कि नहीं पढ़ें, तो सिर्फ डेट अनाउंस नहीं हुआ है इसकी वजह से ये बिल्कुल सही नहीं है कि आप अपनी पढ़ाई छोड़ दें या स्लो हो जाएं आप अपनी पढ़ाई में। मेरे ओपिनियन में ये बेस्ट टाइम है पढ़ाई करने का, जहाँ पे आप फ्री हैं, आपके पास में टाइम है। और जो नोटिफिकेशन आउट हो चुके हैं जैसे छत्तीसगढ़ है या बिहार जुडिशल सर्विसेज है 2020 में, वो एग्ज़ाम्स तो होंगे ही होंगे, थोड़ा लेट ही सही होंगे पर होंगे। तो मुझे लगता है कि ये बेस्ट टाइम है, सिर्फ प्रीलिम्स नहीं बल्कि मेंस की प्रिपरेशन के लिए भी ये एक सही टाइम है। आप सबको पता होना चाहिए कि मेंस की प्रिपरेशन का ही पार्ट होता है प्रीलिम्स भी। बस प्रीलिम्स के लिए कुछ स्पेशल टिप्स हैं जो ध्यान में रखने चाहिए जब एग्ज़ाम 1-1.5 महीना रह जाता है, जब प्रीलिम्स का डेट अनाउंस हो जाता है। तो उस 1-1.5 महीने में आपको क्या करना है वो मैं अभी आपको बताऊंगी। तो आप बिल्कुल भी अपनी पढ़ाई स्लो ना करें, पढ़ाई को एकदम स्पीड में रखें, क्योंकि जैसे ही सिचुएशन कंट्री में कंट्रोल होगी तो एग्ज़ाम सब होंगे, लाइन से होंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा पढ़ने का। तो उससे अच्छा है कि आप अपनी प्रिपरेशन पहले से ही बहुत अच्छी रखें। और मेंस की प्रिपरेशन करने के लिए मैं इसीलिए आपको बोल रही हूँ कि हो सकता है कि प्री और मेंस के बीच में ज़्यादा टाइम ना मिले, तो आप सिर्फ और सिर्फ रिवीजन ही कर पाएँ। तो इसीलिए बेहतर है कि आप इस समय अपनी प्रिपरेशन फुल स्पीड में करें। अगर हम बिहार जुडिशरी की बात करते हैं, तो अगर हम इसके प्रीलिम्स का सिलेबस देखते हैं, यहाँ पे इस वीडियो में मैं प्रीलिम्स का सिलेबस आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। मेंस का हम लोग नेक्स्ट वीडियो या दूसरे वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 2 पेपर होते हैं। पेपर फर्स्ट जीके और करंट अफेयर्स का होता है, जिसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं। और पेपर सेकंड जो है लॉ का पेपर होता है, ये 150 क्वेश्चंस होते हैं और 150 मार्क्स का होता है। तो इसमें जो देखिए टोटल मार्क्स होते हैं वो 250 मार्क्स होते हैं, और जो लास्ट में मार्क्स या कट ऑफ डिसाइड की जाती है वो इन दोनों पेपर्स को मिला करके की जाती है। तो दोनों पेपर्स इक्वली इंपॉर्टेंट हैं, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। आज इस वीडियो में हम लोग जो पेपर सेकंड है लॉ, उसका सिलेबस और लास्ट ईयर किस सब्जेक्ट से कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ, जिससे आपको एक आइडिया लग जाए। तो देखिए जो ये है पेपर सेकंड का सिलेबस, जिसमें 17 लॉ के सब्जेक्ट्स हैं, जो कि है आपका सीपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, एडमिनिस्ट्रेटिव, फैमिली लॉ जिसमें हिंदू और मुस्लिम लॉ दोनों है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, लॉ ऑफ टॉर्ट है, और टीपीए है, एसआरए है, कंपनी लॉ है, आर्बिट्रेशन, पार्टनरशिप, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ट्रस्ट एंड इक्विटी एंड स्मॉल कॉज कोड। ये टोटल 17 सब्जेक्ट हैं प्रीलिम्स में, जो सभी के लिए कंपलसरी हैं। तो अगर हम लास्ट ईयर पेपर को एनालिसिस करते हैं, यहाँ पे मैंने 2 ईयर का पेपर एनालाइज किया है 2018 और 16 का प्रीलिम्स का, कि कौन से सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं, किसका वेटेज ज़्यादा है, जिससे आपको एक मिल जाए, एक ब्लूप्रिंट मिल जाए कि आपको किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना है, किस पे ज़्यादा पढ़ाई करनी है आपको। तो यहाँ पे देखिए जो कॉन्स्टिट्यूशन और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है वो बिहार प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। मेंस के लिए ये एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है, लेकिन प्रीलिम्स में ये सबके लिए कंपलसरी है। तो जिन लोगों ने मेंस में इसको सेलेक्ट नहीं किया है एज अ ऑप्शन, उनके लिए भी ये ज़रूरी है कि वो प्रीलिम्स में इसको काफ़ी ध्यान से पढ़ें, क्योंकि 150 मार्क्स में से 40 मार्क्स सिर्फ और सिर्फ इन 2 सब्जेक्ट से कवर हो रहे हैं। 2018 और 16 में इन दोनों को मिला करके लगभग 40 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा वेटेज है। उसके बाद आप देखेंगे अगर सीपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस की बात हम करें, जो कि एक मेजर सब्जेक्ट है, लेकिन बिहार जुडिशरी में इससे क्वेश्चंस जो है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी कम है। इन तीनों सब्जेक्ट्स को ही मिला करके टोटल 15 क्वेश्चन के लगभग पूछे जा रहे हैं। लेकिन इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आप इन सब्जेक्ट्स पे कम फोकस करें, इनको भी बराबर से पढ़ के जाएं, क्योंकि हो सकता है कि इस बार इनसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ लिए जाएं। तो ऐसा नहीं है कि आप इनको कम ध्यान देंगे। दूसरी चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि जो नेचर ऑफ क्वेश्चन है, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की बात करें
तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के लिए बेयर एक्ट सफिशिएंट है। अगर आप बेयर एक्ट बहुत अच्छे से पढ़ के जाते हैं तो आपके क्वेश्चंस उसमें से ज़रूर मैच कर जाएंगे। दूसरी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो है केस लॉज। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से बहुत ज़्यादा केसेस पूछे गए हैं, लगभग 7 से 8 केसेस पे ही क्वेश्चंस हैं, तो आप केस लॉज को ज़रूर ध्यान में रखें। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पूरा थ्योरेटिकल पार्ट है, तो आप इसके लिए कोई भी एक अच्छी बुक रेफर कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में जो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है वो भी पूछे गए हैं और केस लॉज भी पूछे गए हैं। हाँ, इस चैनल पे भी आप एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के लेक्चर्स को देख सकते हैं। सीपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट की बात की जाए तो इन तीनों में बेयर एक्ट ही सफिशिएंट है। जो अभी तक का पैटर्न रहा है बिहार जुडिशरी प्रीलिम्स में एग्जाम में क्वेश्चंस पूछने का, वो यही है कि ये अगर आप बेयर एक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ के जाते हैं तो आप इन तीनों एक्ट के क्वेश्चंस को आराम से कर सकते हैं। अगर हम बात करें फैमिली लॉ की, तो फैमिली लॉ भी एक बहुत मेजर रोल प्ले कर रहा है बिहार जुडिशरी में, जिसमें हिंदू लॉ में 10 क्वेश्चंस पूछे गए हैं 2018 में और मुस्लिम लॉ में 10, और जबकि 2016 में हिंदू लॉ को थोड़ा सा ज़्यादा वेटेज दिया गया है, उससे 12 क्वेश्चंस पूछे गए हैं और मुस्लिम लॉ से 8 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। लेकिन दोनों को मिलाकर के 20 क्वेश्चंस तो पूछे गए हैं दोनों साल। तो आप मान के चलिए कि फैमिली लॉ आपका पूरा का पूरा 20 मार्क्स कवर कर रहा है। और यहाँ पे अगर मैं नेचर ऑफ क्वेश्चंस की बात करूँ तो यहाँ भी बेयर एक्ट आप बहुत अच्छे से पढ़ के जाएं। थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर करने की ज़रूरत है, स्पेशली आपका सक्सेशन और इनहेरिटेंस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं उन पे आप कॉन्सेप्ट को भी ज़रूर देख लें किसी भी अच्छी बुक या नोट से, या आपने कोई भी कोचिंग की है तो वहाँ पे जो आपको क्लासेस में बताया गया है उनको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान में रखें। दूसरा जो बहुत मेजर सब्जेक्ट हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन और एडमिनिस्ट्रेटिव के बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, वो है आपका लॉ ऑफ टॉट और लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जिनसे दोनों ही साल 15-15 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। मतलब कि टोटल 30 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं टॉट और कॉन्ट्रैक्ट से। अगर मैं टॉट की बात करूं तो टॉट में आप कोई भी एक अच्छी बुक रेफर कर लीजिए, जैसे कि आर.के. बांग्या है, और आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। टॉट में जो आपके अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप क्वेश्चंस को आराम से कर सकते हैं। सेकंड, यहाँ भी केस लॉज इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। केस लॉज से क्वेश्चंस यहाँ पे टॉट में भी अच्छे खासे पूछे गए हैं। कॉन्ट्रैक्ट की बात की जाए तो कॉन्ट्रैक्ट में भी आप बेयर एक्ट को बहुत अच्छे से ध्यान में रखें और थोड़े से बेसिक कॉन्सेप्ट्स आप यहाँ भी क्लियर कर सकते हैं। और जितने भी लैंडमार्क जजमेंट हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ऊपर उनको आप ज़रूर देख के जाएं एग्जाम में जाने से पहले। उसके बाद देखिए है टीपीए, जिससे 12 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसका भी अच्छा खासा वेटेज है। 2016 में 11 पूछे गए थे, तो मतलब 10 से 12 के बीच में टीपीए के क्वेश्चंस हैं हर साल, तो आपको इस पे भी इक्वली फोकस करना है। टीपीए में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन है, मॉर्गेज है, लिस्ट पेंडेंस है, फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर या ट्रांसफर बाय को ओनरशिप। इनके थोड़े आप कॉन्सेप्ट को ध्यान से देख लें, उस पर कॉन्सेप्ट बेस्ड भी कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं और केस लॉज भी इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए मैं आपसे बात करती हूँ इन 4 सब्जेक्ट्स की जो माइनर सब्जेक्ट्स हैं, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप, निगोशिएबल और कंपनी लॉ, जिनसे दोनों ही साल 5-5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। मतलब कि टोटल 20 क्वेश्चंस पूछे गए हैं इन चारों सब्जेक्ट्स को मिला करके। इसके लिए मैं अगर आपको पढ़ने के लिए आपको अगर एडवाइस करूँ तो आप इन चारों सब्जेक्ट्स के अगर आप सिर्फ बेयर एक्ट को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप ये 5 क्वेश्चंस को आराम से कर सकते हैं। अगर 1-2 क्वेश्चंस थोड़ा सा डिफरेंट भी पूछता है तो उसके लिए मुझे नहीं लगता कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम और एनर्जी वेस्ट करने की ज़रूरत है। उससे अच्छा है कि आप इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पे फोकस करें। लेकिन हाँ, इन चारों के बेयर एक्ट्स को आप ज़रूर अच्छे से और ध्यान से पढ़ के जाएं तो आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस इसमें से ज़रूर सॉल्व हो जाएंगे। ट्रस्ट और इक्विटी, इससे 4 से 5 क्वेश्चंस दोनों साल पूछे गए हैं, ये भी आप ज़रूर देख लें। उसके बाद हम बात करें अगर एसआरए की, तो एसआरए भी 3 से 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं दोनों ही साल। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में भी 2018 में अमेंडमेंट किया गया है और उस अमेंडमेंट के बाद ये एग्ज़ाम फर्स्ट टाइम होगा, तो मैं आपको ज़रूर एडवाइस करूँगी कि आप उन अमेंडमेंट्स के जो मेन पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स हैं, उनको ज़रूर देख करके जाएँ एग्ज़ाम में। आर्बिट्रेशन में भी आपका बेयर एक्ट सफिशिएंट है। इससे 2 क्वेश्चंस दोनों साल पूछे गए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 4 ही पूछे जाएंगे, उससे ज़्यादा तो नहीं होने वाला आर्बिट्रेशन से क्वेश्चन, तो आप इसके बेयर एक्ट पढ़ लें। स्मॉल कॉज से 1 से 2 पूछे गए हैं और हो सकता है कि ना भी पूछे जाएं, तो आप इसको पढ़ लीजिए अगर आपके पास में टाइम है तो। अगर नहीं है तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो 1-2 क्वेश्चन का आप रिस्क ज़रूर ले सकते हैं। तो इस पूरे एनालिसिस के बाद अगर आप देखेंगे तो इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट ये 6 सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें आपका कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है,
एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है, कॉन्ट्रैक्ट टॉर्ट, और फैमिली लॉ में हिंदू लॉ और मुस्लिम लीव। ये सिर्फ 6 सब्जेक्ट्स हैं, टोटल 17 सब्जेक्ट में से ये 6 सब्जेक्ट हैं जो आपकी 150 में से 90 क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं। तो आपको जो एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा फोकस करनी है जिन सब्जेक्ट्स पे, वो ये 6 सब्जेक्ट्स हैं जिनको आप ज़रूर ध्यान से देख के जाएं। उसके बाद आप टीपीए पे फोकस कर सकते हैं, और जो मैंने आपको माइनर, सोगा, पार्टनरशिप, निगोशिएबल और कंपनी लॉ बताए हैं उनको आप देख सकते हैं, उनके बेयर एक्ट को अच्छे से पढ़ के जा सकते हैं। तो आपको प्रीलिम्स में कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। जहाँ तक कट ऑफ की बात है तो मैं ऑलरेडी एक वीडियो में लास्ट ईयर का कट ऑफ डिस्कस कर चुकी हूँ, आप चैनल पे जाके वो कट ऑफ देख सकते हैं। तो इस ईयर का मैं अगर आपको कट ऑफ का थोड़ा सा आइडिया दूँ, बाकी तो ये बहुत ज़्यादा पेपर पे डिपेंड करता है कि पेपर सिंपल है या टफ है, और कितने स्टूडेंट्स अपेयर हो रहे हैं। सीट्स इस बार 220 के करीब में है, तो भी मैं आपको ये ज़रूर कहूँगी कि आप 190 से लेके 200 के बीच का जो स्कोर है उसको लेकर के चलें आउट ऑफ 250। उससे कम की प्रिपरेशन तो ना ही करें, क्योंकि अगर पेपर सिंपल भी आता है तो ऑलरेडी उतना कट ऑफ जाएगा। अगर टफ आता है तो 5-10 नंबर का ही फ़र्क पड़ेगा, बहुत ज़्यादा नहीं, और आपको अपनी तरफ से अपना बेस्ट तैयार करके जाना चाहिए। अब मैं बताती हूँ आपके प्रीलिम्स के लिए स्पेशल स्ट्रेटजी क्या हो सकती है। तो देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट मैंने आपको भी बताया कि जो मैंने नेचर ऑफ क्वेश्चंस देखे हैं प्रीवियस ईयर में, उसमें बेयर एक्ट बेस्ड ज़्यादा क्वेश्चंस हैं। तो बेयर एक्ट में आप सबसे ज़रूरी है कि जो इम्पोर्टेंट सेक्शंस है उनको पढ़ें, जो इलस्ट्रेशंस दिए रहते हैं उनको भी ज़रूर देखें, हर एक्ट का डेट ऑफ इन्फोर्समेंट क्या है और वो कितने चैप्टर्स और सेक्शंस में डिवाइड है उसको भी ज़रूर आप ध्यान से देखें। ये भी अक्सर पूछ दिया जाता है एग्जाम में। अगर मैं आपको बेयर एक्ट पढ़ने का तरीका बताऊं प्रीलिम्स से पहले, स्पेशली जब आप रिवीजन कर रहे होते हैं, तो बेस्ट तरीका होता है, देखिए मैंने यहाँ पे आपको बेयर एक्ट दिया है कि आप इंडेक्स ओपन कर लीजिए, और इंडेक्स में आप अपने सेक्शंस को देखते जाइए और मार्क करते जाइए, और जो वो सेक्शन का इम्पॉर्टेंट हेडिंग होता है उसको देखते जाइए, और आप पहले जो पढ़ चुके हैं वो आपको रिकॉल होता रहेगा। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपने सेक्शन 33 से पढ़ना शुरू किया, आप सेक्शन 40 पे आ गए। अब आप 40 में ये चीज़ तो देख रहे हैं कि प्रीवियस जजमेंट रिलेवेंट टू बार अ सेकंड सूट और ट्रायल, लेकिन यहाँ पे आपको कुछ की वर्ड्स जो हैं बेयर एक्ट के वो आपको भूल रहे हैं, मिस हो रहे हैं। तो आप सीधा सेक्शन 40 पे जाइए, बेयर एक्ट ओपन करिए, और वहाँ पे आप देख लीजिए जो आपको रिकॉल नहीं हो रहा है। तो बेस्ट तरीका होता है प्रीलिम से पहले बेयर एक्ट को रिवाइज करने का कि आप इंडेक्स ओपन करें और वहाँ से ही उसको रिवाइज कर लें। दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट जो है वो केस लॉज, मैंने आपको बताया कि जो इंपॉर्टेंट मेजर सब्जेक्ट्स हैं उसमें केस लॉज भी बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। तो देखिए, जब भी आप पढ़ें किसी बुक से या अपने नोट से, मटेरियल से, जो भी आपके पास में अवेलेबल है, जब भी आप उससे पढ़ते हैं और आपको किसी टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट केस लॉ मिलता है, तो आप बेयर एक्ट में उस सेक्शन के सामने वो केस लॉ लिख लें, और ब्रैकेट में छोटा सा आप ये भी लिख सकते हैं कि उसमें क्या हेल्प हुआ था, वो या वो किस चीज़ से रिलेटेड है या जिस सेक्शन से रिलेटेड है। देखिए, मैंने यहाँ पे सेकेंड वाले फिगर में, ये मेरा एविडेंस एक्ट का बेयर एक्ट है, मैंने यहाँ पे देखिए जो सेक्शंस हैं उसके आगे ही केस लॉज लिख लिए हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट केस लॉ हैं। जैसे आपको यहाँ पे सेक्शन 25 में दिख रहा होगा, पलविंदर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस है, तो वैसे ही आप यहाँ पे लिख लीजिए। इससे क्या फ़ायदा होगा कि जब आप लास्ट में अपना इंडेक्स रिवाइज कर रहे होंगे तो आपको सेक्शन के साथ साथ आपके जो इंपॉर्टेंट केस लॉज है वो भी आपको टाइम पे ही, उसी टाइम पे, उसी मोमेंट पे याद हो जाएंगे। ये मुझे लगता है कि बेस्ट तरीका है। बाकी हर किसी का तरीका डिफरेंट हो सकता है प्रिपेयर करने का। दूसरी चीज़ है, आपके पास में जो भी नोट्स है जो आपने अपनी प्रिपरेशन के टाइम बनाई हुई है, या आपके कोचिंग से कोई नोट्स मिली या कोई भी तरह का कोई ब्लूप्रिंट है आपके पास जिसको आपने हाईलाइट वगैरह कर रखा है, तो उसको भी आप ज़रूर एक बार रिवाइज कर लें एग्ज़ाम में जाने से पहले। तीसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि इतना कुछ पढ़ने के बाद प्रैक्टिस, जो बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए, कि आप कम से कम 10 से 15,000 MCQ सॉल्व करके जाएं प्रीलिम्स एग्जाम में अपियर होने से पहले, जिसमें आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इंक्लूड होने चाहिए। और ऐसा नहीं है कि आप बिहार का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप सिर्फ बिहार का ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करके जाइए। आप किसी भी स्टेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आपको जितना भी मिलता है वो सारे क्वेश्चन ऑफ
आप सॉल्व करके जाइए, वो बहुत बेनिफिशियल होता है। और जहाँ तक ये 10 से 15,000 MCQ सॉल्व करने की बात है तो आप मार्केट से कोई भी एक अच्छी गाइड ले सकते हैं जिसमें हर सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस दिए रहते हैं, या आपने अगर कोई कोचिंग की है जहाँ पे आपको बहुत सारे मटेरियल मिले हैं, टेस्ट पेपर्स मिले हैं, या आपने कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है, तो वहाँ से कहीं से भी आपको कोई भी कितना भी MCQ मिले वो सब सॉल्व कर लीजिए। तो इस MCQ को सॉल्व करने का मैं आपको बेनिफिट बता देती हूँ क्या होता है। सबसे पहला बेनिफिट होता है सेल्फ असेसमेंट। जब आप MCQ सॉल्व करते हैं और फिर आप उसके बाद आप अपने आंसर्स मैच करते हैं, तो पहली चीज़ तो आपको पता चलती है कि आपने जो अभी तक पढ़ाई की है वो सही ट्रैक पे जा रही है कि नहीं जा रही है। दूसरी चीज़ आपको ये पता चलती है कि आप किस सब्जेक्ट्स में लैक कर रहे हैं और अभी भी आप उसके क्वेश्चंस को सही से सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो उस पर आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। तो इसके बाद क्या होगा कि आप फिर से उस सब्जेक्ट को एक बार अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से रिवाइज करेंगे। दूसरी चीज़ जो बहुत बेनिफिशियल होती है MCQ सॉल्व करने से, वो होती है टाइम मैनेजमेंट। आपको पता चल जाता है कि आप 2 घंटे में 150 क्वेश्चन कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। और वैसे देखा जाए तो पूरे 2 घंटे नहीं मिलते हैं एग्जाम में। आपको पेपर तो बिल्कुल टाइम पे मिल जाता है, लेकिन आपके 5 से 10 मिनट पूरे पेपर को देखने में चले जाते हैं। और लास्ट में OMR शीट को फिल करने के बाद में ज़रूर जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक बार अपना आंसर एक मैच कर लेना चाहिए क्वेश्चंस के साथ, एक बार रिवाइज कर लेना चाहिए कि कहीं कुछ छूट तो नहीं रहा है। तो आपके 5-10 मिनट उसमें भी जाते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्पेशली अगर कुछ लेंथी क्वेश्चंस पूछ दिए तो ज़रूर थोड़ा ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाता है। तो ये MCQ अगर आप पहले ही सॉल्व करके रखेंगे तो इससे आपकी स्पीड डेफिनेटली बढ़ने वाली है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, बी कॉन्फिडेंट। एग्जाम में जाने से पहले आप एकदम कॉन्फिडेंट रहिए, और अगर आपने ये सब कुछ पहले से कर रखा है तो आप ज़रूर कॉन्फिडेंट फील करेंगे। अच्छी सी नींद लीजिए एग्जाम में जाने से पहले। और ये जो मैंने आपको स्ट्रेटेजी बताई है वो है प्रीलिम्स का डेट अनाउंस होने के बाद जो भी आपको 1-1.5 महीने मिलते हैं उसमें आप इसको ज़रूर करें। एक और चीज़ कहना चाहती हूँ, यहाँ पे मेंशन नहीं है, वो है रिवीजन। आप बार बार रिवाइज करें। जो भी आपको जब भी टाइम मिलता है, जो भी आपको सब्जेक्ट मन कर रहा है, आप उस चीज़ को रिवाइज करें। अगर आपने किसी चीज़ को 10 दिन में पहले पढ़ा है तो दूसरी बार कोशिश करिए कि वो 5 दिन में हो जाए, और तीसरी बार कोशिश करिए कि वो 2 से 3 दिन में हो जाए। तो रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो देखिए, हमने अपने चैनल पे स्पेशल सीरीज चला रखी है बिहार के लिए। ऑलरेडी आपको कुछ वीडियोस मिल जाएंगे चैनल पे, आप देख सकते हैं। और अभी हम आगे भी इसकी सीरीज लाते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इससे रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।